वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि केवीएस, डीएसएसबी और एनवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता वाला भूकंपीय मेखलाओं में नहीं आता है। जैसा कि भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें से जो कर्नाटक पठार क्षेत्र है ये सबसे कम भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये सेम प्रश्न है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों और दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है। तो बात करें हम ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है 0 डिग्री, वहाँ पे चक्रवात क्यों नहीं उत्पन्न होता। तो पहला चीज ये है कि वहाँ पे कोरियालिस बल जो है वहाँ पे एकदम न्यून होता है, पहला। और दूसरा है कि वहाँ पे जो संवहनीय वर्षा होती है, इसलिए जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, समुद्री भाग में टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है। तो ये 2 रीजन है जिसके कारण वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर जो बी है, समुद्र पृष्ठों पे तापमान निम्न होता है, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे कुछ मैंग्रोव क्षेत्र दिए गए हैं, वो किस राज्य में है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोरिंगा वो आंध्र प्रदेश में है, और कोडापुर है वो कर्नाटक में है, रामनाड़ा जो है महाराष्ट्र में है, और विखरौली जो है वो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 जो इसका सामने वाला है वही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित से इसका एक विशिष्ट अभिलक्षण। तो जो मरुद्भिद वनस्पति है वे कक्ष का एक महत्वपूर्ण वो है, कक्ष क्षेत्र कक्ष का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, मरुद्भिद क्षेत्र का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ पे कुछ भूकंपीय क्षेत्र दिए गए हैं, और वो क्षेत्र किस भूकंप मंडल से संबंधित है। हैदराबाद जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हैदराबाद जो भूकंपीय रीजन 1 में नहीं आता है, और जो भुज है वो 4th रीजन में आता है। भुज क्षेत्र भूकंपीय तीव्रता के माध्यम में मंडल में, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और श्रीनगर ये 5th में आता है, सबसे हाई जोनल एरिया है, हाई जोनल अर्थक्वेक एरिया। और चेन्नई है सेकेंड मंडल में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो FSL है, ऑप्शन नंबर डी, भूकंप के समय FSL मतलब F, S और L इस प्रकार के तरंगों का उद्भव होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्चतम तीव्रताओं की भूकंपीय मेखलाओं में नहीं आता। तो ये कर्नाटक पठार इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। इसकी बात की गई है, भारत के उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से क्या है, कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक। तो इसलिए प्लेट टेक्टोनिक इसका राइट आंसर होने वाला है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा गई और जिसके कारण पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भूकंप ग्रहणशील है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसी प्रजातियों को विलुप्त माना जा सकता है।
जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। कितने वर्षों तक नहीं देखी जाती है, वो विलुप्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है, 50 वर्षों तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखी जाती है तो उसको विलुप्त की श्रेणी में रख दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों को दो वक्तव्य हैं, ए और बी इसमें दिया गया है, दो कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन है हमारा, प्रति चक्रवात स्थिति शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। और यहाँ पे पूछा गया प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन, तो वायुमंडलीय दाब जब उच्च होती है तो वायु ताप निम्न हो। और दूसरा कथन कथन यह है, कारण क्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षाओं का निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो स्टेटमेंट है वो सही और जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है वो प्रति चक्रवात के लिए हाई प्रेशर बेल्ट होना चाहिए, मतलब प्रेशर वायुमंडलीय दबाव क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और वायु ताप क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वायु ताप जब इसके बीच में वायु ताप और वायुमंडलीय दाब के बीच उल्टा संबंध होता है, जब वायु ताप निम्न होगा तब तो दाब उच्च होगा ना, तो इसलिए वायुमंडलीय दाब उच्च होना चाहिए और निम्न ताप होना चाहिए। ठीक, और जो कारण है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शीतकालीन वर्षा जो है इसमें निम्न तापों को प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लालिना के कारण आई है। जो ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई है वो लालिना के कारण आई है। लालिना और अलिनो से कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लालिना जो है अलिनो से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। लालिना विषुवतीय हिंद महासागरों के समुद्र की असाधारण रूप से ठंडे तापमानों से चित्रित होता है, जबकि अलिनो विषुवतीय प्रशांत महासागर समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमानों को चित्रित करती है। बिल्कुल गलत आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट देख लो, अलिनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसूनों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु लालिनो का मौसमी पर जलवायु प्रभाव पर नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। अलिनो का प्रभाव पड़ता है मानसूनों पर, यहाँ पे लिखा गया है मानसूनों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नहीं, ये अनुकूल प्रभाव पड़ता है अलिनो का। और जो किंतु लालिनो का मानसूनी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये भी एकदम गलत है, रॉन्ग आंसर है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो बंगाल के क्षेत्र में चक्रवात आने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं, ये है मुख्य रीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसीलिए शंक्वाकार के कारण बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कौन सा राज्य प्राप्त करता है, जो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, इसका राइट आंसर होने वाला है। ये पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा प्राप्त करती है शीतकाल जाड़े के मौसम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं। तो गुजरात का तटीय क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, ये प्रभावित क्षेत्र है। बर्मा का तटीय क्षेत्र, ये भी है। जो बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, ये भी। देखते हैं अगला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है वो तटीय क्षेत्र है, वो सभी महासागर से प्रभावित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो उड़ीसा क्षेत्र में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे दो कथन कारण दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्रों के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है वो अत्यधिक भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि कोयना बांध एक पुराने विनाश स्थलों पर अवस्थित है,
जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तनों के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। बिल्कुल सही। इसी कारण ये भ्रंश तल पर स्थित है, इसीलिए ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र की होने की संभावना है। तो कारण इसका स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो बी है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ए और बी दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो जो बिहार है, यहाँ पे कोसी नदी के कारण आप लोग पता ही होगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कुछ वो राजधानियां दी गई हैं और किस प्रकार के भूकंपीय रीजन क्षेत्र में आता है, जोन में आता है, इसको हम देखेंगे। तो जो कोलकाता है वो जोन 3 में आता है, कोलकाता, ठीक है, जोन 3 में आता है कोलकाता। और जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो है वो जोन 5 में आता है, सबसे हाई, वेरी हाई जोनल एरिया में गुवाहाटी आता है। जो दिल्ली है वो दिल्ली क्या होता है, उससे लो, मतलब हाई से, वेरी हाई से हाई, हाई में आता है, ये हाई जोनल एरिया। जो चेन्नई है ये सेकेंड मंडल में आता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे भी दो दिए गए हैं, यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जो चक्रवात है, चक्रवात किस क्षेत्रों में आता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ पे चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो जो ए है, जो ए है वो थर्ड के साथ जाएगा, ठीक है। और जो सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र कौन सा भाग प्रभावित है? सूखा क्षेत्र, तो सूखा क्षेत्र कह सकते हैं भारत का मध्य पूर्वी भाग, वो सूखा क्षेत्र से प्रभावित है। और जो भूकंपीय क्षेत्र है, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है, वो भूकंप से प्रभावित है, ठीक है। और जो बाढ़ का क्षेत्र है, वो बाढ़ का क्या क्षेत्र, उत्तर और बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है वो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमाओं में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? भारत स्थित ऑप्शन नंबर जो बी है, बैरन द्वीप, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा और प्रदेश दिया गया है, इसमें से देखना है कि बाढ़ से प्रभावित कौन सा है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान क्षेत्र है, जो ए है ये इसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ। जो भूकंप क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी भूकंप क्षेत्र भारत का गिरिपाद क्षेत्र जाएगा। सूखा क्षेत्र कौन सा है, मध्य पूर्वी भारत जाएगा। चक्रवात जो है, चक्रवात कहाँ आता है, झारखंड में आता है। इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है लातूर क्षेत्र, ये भूकंपीय क्षेत्र है लातूर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लातूर का भूकंप भी बहुत फेमस था, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के परिणाम संकेत मिलते हैं। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट है, उत्तर, उत्तर को, इसका राइट आंसर होने वाला है उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते थे, जिसे क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर जो डी है, गोंडवाना महाद्वीप। ये जो भारत था ये गोंडवाना महाद्वीपों का एक हिस्सा था, एक टुकड़ा था, एक पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे पुराने मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो यहाँ पे देख सकते हैं
जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडारण पाया जाता है। दूसरा, भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडारण पाया जाता है। 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मृदा फैली हुई। इनमें जो तर्क दिए गए हैं वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पूछा गया भारत के शैल समूह में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए कौन सा तर्क सही है। तो 90% कोयला क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए ये तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि गोंडवाना से शैल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था कोयला के, क्योंकि 90% यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध तथ्यों को पढ़िए और नीचे दिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है गोंडवाना चट्टान के संबंध में। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गोंडवाना चट्टानों का निर्माण के बाद हुआ था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जो गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ था वो विंध्यन के बाद हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो प्राचीनतम ये प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, ये सही नहीं है। ये प्राचीन चट्टान नहीं, अवसादी चट्टान नहीं है। ये अत्यधिक धात्विक चट्टान है। जो गोंडवाना चट्टान है ये धात्विक चट्टान भी नहीं है। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये सही है। गोंडवाना चट्टान में क्या प्रचुर 90% कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है और डी है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा द्वीपों में सर्वाधिक संपन्न है। शिवालिक, विंध्यन, शिवालिक, विंध्यन और गोंडवाना लैंड या कुडुप्पा। तो गोंडवाना जो है, गोंडवाना क्षेत्र वो बहुत ही संपन्न क्षेत्र है इसके मामले में। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैल समूहों में जीवाश्म के मामले में सबसे ज्यादा जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में पाए, गोंडवाना समूह में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित। तो बेसाल्ट के अपक्षय से कौन सा मिट्टी बनता है, मिट्टी बनता है, रेगा मिट्टी बनता है बेसाल्ट के अपक्षय से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं से संबंधित है। इनमें से कौन सी मृदा से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर बी है इडेफिक, जो इडेफिक है ये मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होने वाला है इडेफिक। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट से संबंधित है। बायोटिक, जो जैव जैव विविधता से संबंधित है। टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक ऊंचा नीचा से संबंधित है। स्थल भाग से जो इडेफिक है वो मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है, खिसका है। किसकी ओर खिसका है, दक्षिण की ओर खिसका है भारतीय भूखंड, उत्तर की ओर खिसका है। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय भूखंड क्षेत्र है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है, उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गोंडवाना चट्टाने हैं वो भारत में नवीनतम चट्टान है। कुडुप्पा, विंध्यन, धारवाड़। धारवाड़ चट्टान जो है जो सबसे पुराना है और ये खनिजों के लिए बहुत ही संपन्न क्षेत्र माना जाता है, संपन्न समूह माना जाता है शैल जो है। जो गोंडवाना है ये सबसे नवीनतम चट्टानों की समूह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा सही है। प्राकृतिक जो गैस है गोंडवाना सनस्त्रों में पाई जाती है, नहीं, यहाँ पे गैस नहीं पाया जाता, कोयला पाया जाता है गोंडवाना सनस्त्रों में। ठीक है, जो अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही। जो अभ्रक है वो कोडरमा में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सही आंसर है। ठीक है, और जो धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, धारवाड़ चट्टान जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है। धारवाड़ तेल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, खनिज धारवाड़ जो है खनिज तो के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो इसमें क्या है कि बहुत सारे लो अयस्क बॉक्साइट ये सब
धारावार खनिज क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तेल नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, केवल 2 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अपक्षय पर भी अपक्षय का विचार संबंधित है, इससे संबंधित है मौसम के दैनिक परिवर्तन से प्रतीत हुए पदार्थों के संग्रहण से एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। और अगला है उपयुक्त में से कोई एक जो पदार्थों को विभिन्न भागों में विभक्त करता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा विंधन सेलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, जिसके विंधन भंडार पाए जाते हैं जो विंधन सेल है। तो यहाँ पे बहुत सारे कुडुप्पा हो गया, धारवाड़ चट्टान हो गया, विंधन सेल हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विंधन सेल के बारे में। विंधन सेल किसके बेहद भंडार पाए जाते हैं? बेसाल्ट के पाए जाते हैं, चूना पत्थर के पाए जाते हैं, लिग्नाइट के पाए जाते हैं कि लोह अयस्क के पाए जाते हैं? तो जो विंध्यन सेल है वो किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर जो विंध्यन रेंज है वो चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत में हिम युगों में से किस हिम युग में हिमानीकृत हुआ था? ये पे देख सकते हैं प्लेस्टोसीन युग है। इसमें क्या है कि प्लेस्टोसीन युग में हिम का युग था। और इस हिम युग को 4 भागों में बांटा गया था, जिसको कहा जाता है गुंज, मेंडल, रीस और बोर कहा जाता है। तो देख सकते हैं गुंज, ठीक है, गुंज, मेंडल, रीस, एक हो गया बोर। इस प्रकार से 4 डिवीजन इसके बांटे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? इसमें लौह अयस्क का प्रमुख भाग वो पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धारावाड़ चट्टान। धारावाड़ चट्टान क्या था? खनिजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे लौह अयस्क जो है इसी धारावाड़ तंत्र में पाए जाते थे, लौह अयस्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों के प्रमुख दास हैं? यहाँ पे गोंडवाना समूह है। जो गोंडवाना समूह का चट्टान है वहाँ कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारावाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, वहाँ पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र धारावाड़ शैल नहीं पाया जाता है। तो ये बलरामपुर जो है यहाँ पे नहीं, कोरिया, कोरिया जो क्षेत्र है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। कोरिया क्षेत्र में क्या होता है? धारावाड़ शैल नहीं पाए जाते, बाकी जितने भी हैं सब धारावाड़ शैल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के निम्नलिखित प्राकृतिक समूह की चट्टानें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो द्रविडियन तंत्र है ये प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर नहीं, द्रविडियन नहीं, सॉरी, आर्कियन होगा। यहाँ पे आर्कियन जो है सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आर्कियन चट्टान जो ये प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो धारावाड़ चट्टान होगा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, एक गोंडवाना तंत्र दिया हुआ है, दूसरा क्या है? दूसरा कुडुप्पा, फिर विंध्यन, फिर धारावाड़। तो धारावाड़ इसका राइट आंसर होगा, धारवाड़ क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत के दक्कन के पठारों पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है, किस युग में हुआ है? तो जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण, तो ये क्रिटेशियस, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होने वाला है, क्रिटेशियस युग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे बालू का पत्थर, नीस, चूना पत्थर और सैल जो है ये कौन कौन सा समूह नहीं है इसमें? जो नीस है, नीस ये क्या है? कायांत्रिक चट्टान। नीस इसका राइट आंसर होने वाला है, ये संबंधित नहीं है समूह से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुडुप्पा क्रम के क्रम में प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें कुडुप्पा में? तो यहाँ पे देख सकते हैं
जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होने वाला है क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर और बालू का पत्थर। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, इसको क्या करना, अरेंज करना, कालानुक्रमिक करना। सबसे पहले कौन सा चट्टान समूह का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो धारावार चट्टान है। ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले क्या होता है, धारावार चट्टान। फिर उसके बाद क्या है, धारावार के बाद कुडुप्पा, फिर उसके बाद विंध्यन, अंत में क्या हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण। जो दक्कन ट्रैप का निर्माण था वो क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्या ये जो दक्कन दक्कन चट्टान का निर्माण हुआ था, यह किसमें हुआ था, क्रिटेशियस युग में। किसमें हुआ था, क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस इसका राइट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो जो अरेंज है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, आर्थिक दृष्टि से सवारी में स्थान कौन सी। तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्योंकि क्या है, जितने भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो धारावार चट्टान में पाए जाते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारावार चट्टान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धारवार तंत्रों की चट्टानें कब बनी होती हैं, किससे बनी होती है। तो जो परतदार चट्टानें हैं इससे बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला, धारवार चट्टान क्या है, परतदार चट्टानें हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है धारवार शैल तंत्र, इसका खनिज युक्त शैल तंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना। जो तुत्ती कागज क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तुत्ती कागज तुल्ली तुल्ली सॉरी तुल्ली स्थित कागज में कहाँ पे है, ये कहाँ है, नागालैंड। तुल्ली कागज क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा, तुल्ली कागज क्षेत्र। ठीक है, जो काम्बी लांबी विद्युत परियोजना है, काम्बी लांबी कहाँ पे है, कारबी लांबी लांगबी लागबी, तो ये है 1 के साथ जाएगा, असम में है। कार्बी जो लांगबी है जल विद्युत परियोजना और असम में है। जो लोकटक जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, ये लोकटक जल विद्युत परियोजना है, और नैनी सैनी हवाई पट्टी ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, नैनी सैनी हवाई पट्टी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट का 2 प्रश्न, भारत में किस शैल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मैग्नीज का उत्पादन जो है वो धारवाड़ शैल क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न, शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर सी है, तुल्यमान रूप है शिष्ट। जो ऑप्शन नंबर सी है शिष्ट है, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।